कि आज भी हम वही 2000-3000 साल पुरानी जो व्यवस्था चली आ रही है, मनुवादी जो ये ब्राह्मणी व्यवस्था चली आ रही, भेदभाव से भरी हुई, कुरीतियों से भरी हुई, आज इस 2022 में भी हम कितना अपमानित होंगे, कितना हमारे साथ ये भेदभाव होगा, ये सोचकर, ये घटना सोचकर हमें बड़ा दुख हो रहा है। क्या आप लोगों को ये एहसास नहीं हो रहा कि आज भी क्या भारत का संविधान, हमारे बोधिसत्व बाबा साहब जी का संविधान इस देश में लागू है? हम आज स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर हमको जात के आधार पर हमारे साथ भेदभाव, हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अब ये सोचने का निर्णय अब आप लोगों को भी लेना पड़ेगा प्यारे भाइयों, कि अब हम किस स्तर पर ये हमारा जो बहुजन आंदोलन है, हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं। यदि आज हम चैतन्यता की अवस्था में नहीं आए, यदि आज हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाले बच्चों को, अगर हमने बोधिसत्व बाबा साहब जी के आंदोलन को, हमारे बहुजन नायकों के विचारों को, आंदोलन को हमारी आने वाले बच्चों तक, पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाया, तो आज ये हमारा जो भाई जिसके साथ ये अमानवीय व्यवहार हुआ है, वो केवल उस भाई के साथ नहीं हुआ है, वो मेरे साथ भी हुआ है। हमारे बड़े भाई, हमारे अशोक सिद्धार्थ यादव जी बैठे हुए हैं, ये भेदभाव इनके साथ भी हुआ है। ये एक सांकेतिक घटना है, ये केवल विपिन रावत जी के साथ नहीं हुआ है, ये पूरे SC ST OBC के समाज के ऊपर एक तमाचा है। ये भेदभाव किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है, ये एक संकेत है, ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप जागो। अगर आप नहीं जागे तो आज एक हमारे भाई विपिन रावत जी के साथ ये हुआ है, ये निश्चित ये जान लीजिए, ये आने वाले समय में ये घटनाएं ये निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। हम कितने आधुनिक बनेंगे, हम कितना ये सोचे कि हम आज आधुनिक माहौल में रह रहे हैं, ये आधुनिकता है? नहीं अमित जी, मेरा ये सवाल है, आदित्यनाथ योगी चुनाव के समय वो जाते हैं इन्हीं जातियों के यहाँ, जिसका आज वो खाना, ये अजय सिंह अभय सिंह जो है, ये खाना मैं तो देखता हूं कि ये अजय सिंह अभय सिंह ये आदित्यनाथ ही है ना। तो ये चुनाव के समय ये कैसे जाके खाना खा लेते हैं? आज उस लड़के के मुंह पे थूक दिया है ना, और ये कैसे जाके उनके यहाँ खाना खा लेते हैं? ये किस मन से खाना खाते होंगे? भाई अच्छा सिद्धार्थ यादव जी, आपने बहुत ही प्यारा प्रश्न किया है, बहुत सही प्रश्न किया है। और हमारे सवर्ण भाई हैं, सवर्ण मानसिकता से ग्रसित जो भाई हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि SC ST OBC के घरों में जब जाते हैं, जब ये चुनाव होता है, तब आप इनके घरों में जाते हैं, इनके घरों में घुसते हैं और चाय नाश्ता पानी खाना खाते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती है? और ये बड़ी विडंबना है कि हम वोट लेने के लिए तो हम इनके घर जाते हैं, हमें मुख्यमंत्री बनना है, हमें इनके घर जाना है, हमें विधायक बनना है, हमें हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों के घर जाना है, हमें सांसद बनना है, हमें शेड्यूल कास्ट भाइयों के घर जाना है। लेकिन जब हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों को, हमारे OBC भाइयों को सम्मान और हक अधिकार देने की बात आती है, तो ये जो कृत्य हुआ है लखनऊ में थूकने का, तो जब उनको वोट लेना तो हमारे घर आ रहे हैं, जब हक और अधिकार देने की बात आती है तो ये थूकते हैं। तो ये हमारे समाज के लोगों को, भाई अच्छा सिद्धार्थ भाई जी, ये हमारे समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा ना कि हमें कौन सा रास्ता स्वीकार करना है। हमें इस मनुवादी व्यवस्था की तरफ जाना है कि हमें इस संवैधानिक व्यवस्था, जो हमारे बहुजन नायकों के त्याग और संघर्ष से जो हमें ये जो रास्ता मिला है कि हमें उधर जाना है, ये तय हम सभी को मिलकर तय करना पड़ेगा। और हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे घर में हमारे शेड्यूल कास्ट OBC भाइयों का जो ये खाना खाने आ रहे हैं, ये किसी लालच के बस आ रहे हैं। ये राजनीतिक जो इनकी तृष्णा है, जो इनकी राजनीतिक प्यास है, जो इनकी राजनीतिक भूख है, उसको ये पूरा करने के लिए हमारे यहाँ SC ST OBC के घर आते हैं। हमें इनकी ये चालों को, हमें इनकी कुकृत्यों से हमें सावधान रहना पड़ेगा, वो आगे के लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा। भाई जी अभी हमारे भाई साहब ने कहा
कि इनके कुकृत्यों से, इन लालची व्यक्तियों के कुकृत्यों से हमें सावधान रहना होगा और सावधान रहने की ज़रूरत है। आज मैं बातचीत करूंगा आपसे, अनाज पैदा कहाँ से होता है, अनाज पैदा करने वाला कौन होता है। अगर ये जो ठाकुर ब्राह्मण या जो भी किसी भी कास्ट का हो, जो इस कृत्य से जो ये कहता है कि नहीं मैं उनका छुआ खाना नहीं खाऊंगा, उसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, तो आज मजदूर वर्ग इसी जाति से है। फसलें जितनी तैयार हो रही हैं, जितनी सब्जियां तैयार हो रही हैं, उनके हाथों से ही गुजरते हुए यहाँ तक आया है। अगर वो पैदा करने वाला किसान ठाकुर है या ब्राह्मण है, लेकिन उसको उतारने वाला सब्जी मंडी में हमारा मजदूर भाई ही है, तो मैं उन धूर्तों से पूछना चाहता हूं कि खाना खाना बंद कर दो। उनके लिए मेरा सवाल है कि अगर तुम अपनी असली माँ बाप की औलाद हो, किसी दोगले के नहीं हो, तो निश्चित तौर पर खाना खाना छोड़ दो या फिर अपने घर पैदा करके खाना सीख लो। बाजार में निकलो ना, क्योंकि उस सड़क पर भी हम चलते हैं। तुम अपने लिए अपने दरवाजे बंद कर लो या भारत छोड़ दो। मेरा तो सबसे बड़ा यही सवाल है कि जो इस तरह के जातिगत भावनाओं से प्रेरित है या ओतप्रोत है, उन हरामखोरों को भारत छोड़ देना चाहिए। उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये भारत 85% का है। हर सड़कों पर, हर रास्ते पर, हर ठेले पर, हर लोडिंग पे, हर खेत में काम करने वाला व्यक्ति 85% का है, जिसका जो अशुद्ध है, जब वो अशुद्ध है उनके हाथ का खाना चूहा खाया नहीं जा सकता। तो ये हरामखोर इस देश के नहीं है। जो हमारा चूहा खाना नहीं खा सकते वो इस देश के नहीं है। उनको यहां से या तो हमें खदेड़ना होगा या तो इनको अपना नैतिक दायित्व समझते हुए इन हरामखोरों को भारत तत्काल प्रभाव से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये न खाना खा सकते हैं हमारा चूहा और न हमारे लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं। हाँ, ये हरामखोर वो हैं जिनकी आप पहचान करिए। हमारी बहन बेटियां इनके लिए शुद्ध हैं, इन हरामखोरों के लिए बहन बेटियां शुद्ध हैं। केवल हमारे घर का, हमारा छुआ हाथ का खाना गड़बड़ है। तो ये हरामखोर हमारी जाति, हमारे धर्म, हमारे देश के नहीं हैं। अगर ये हमारे देश, जाति, धर्म के होते तो निश्चित तौर पर हमें समानता और स्वतंत्रता का अनुभव आभास करने देते। ये हमारे लिए अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमें इतने अधिकार, इतने राइट्स दिए कि आज हम उसी की बदौलत आगे बढ़े, क्योंकि उसी की बदौलत डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का ये संविधान रूपी जो सबसे बड़ा हथियार हमें दिया, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें इन धूर्तों को देखना है कि ये जो खाल पहन के आते हैं, इनके जो लबादे हैं, इन्होंने ही बनाए हैं और इन्होंने ही कहा है, उसे आपको समझना होगा, सोचना होगा। इन्होंने ही खुद कहा है, मुंह में राम बगल में छुरी। अरे आपके समझ में नहीं आया, कब समझोगे? मुंह में राम बगल में छुरी इन्होंने कहा, तो ये सावधान होने वाली बात है। ये बगल में छुरी छुपाए हुए हैं और मुंह से राम राम करते हैं। जिन्हें देख लो जय श्री राम करते हुए, समझ लो उसने पीछे आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, तो निकाल रखा है, पीछे से लगाएगा आपके। तो यही वो छुरा है। चुनाव के समय इन्होंने राम राम किया, आपके घर में आए, सीधे साधे बन गए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आप छोटी जात के बन गए, नीच जात के बन गए। तो इनसे सावधान हो रहना होगा। इन्होंने आपको हर चीज सिखाई है, लेकिन आप सीखते नहीं हो। मुंह में राम बगल में छुरी, इससे सीखो। इनके छुरी है बगल में, इनसे सावधान रहो, लेकिन आप लोग नहीं सीखते। अब आप यहां पे भी आके सीखिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है, विनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हुए न प्रीत। अरे भैया, जब ये आपको डरा सकता है, भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती, तो आप क्यों नहीं डरा सकते इनको? इसी दोहे को आप अपना लो, आप भी इनको भय दो ना। आप काहे में कमजोर हो? आप तो यहाँ के राजे महाराजे हो, तो क्यों इन राजे महाराजाओं का खून ठंडा कैसे हो गया? ये हरामखोर हमारे दरवाजे पे एक चुटकी भिक्षा लेकर आज हम ही से भेदभाव कर रहे हैं।
हमारी ही चुटकी लिए है इन्होंने, वो चुटकी हमारे घर की थी जो जोमेटो से इनके घर पहुंची। तो सोचने वाली बात है कि ये कौन लोग हैं जो हमारा खा के हमसे ही भेदभाव। ये वही लोग हैं जो कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। आज ये जो घृणित शर्मनाक घटना हुई है कल लखनऊ में, ये केवल एक जाति विशेष के साथ नहीं हुई है, ये उन सभी जातियों के साथ हुई है जो आज संघर्ष कर रहे हैं रोजगार के लिए और अपने खाने के लिए। आज भारत भूखमरी की तरफ जा रहा है, महंगाई चरम पे पहुंच चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ ये हमारे लोगों को अग्निपथ की तरफ ले जा रहे हैं। अग्निपथ यानी आग से जलता हुआ रास्ता। ये हमारे युवाओं को उस रास्ते पर क्यों ले जाना चाहते हैं? इसीलिए ले जाना चाहते हैं कि ये उन्हें सरकारी खर्चे पर मुफ्त में उन्हें प्रशिक्षण देकर अपने यहां का चौकीदार बना सकें, आपके ऊपर अत्याचार करवा सकें। क्योंकि ये तय है कि जिसके ऊपर थोड़ा सा एहसान कोई कर देता है तो वो उस व्यक्ति, हमारी सभ्यता रही है कि हम उसके मुरीद हो गए हैं। तो ये हमारे ही लोगों को प्रशिक्षण देंगे मुफ्त में। 4 साल कोई नौकरी नहीं होती है, 4 साल की नौकरी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ये वहां प्रशिक्षण देंगे और अपने आरएसएस के कार्यालयों पे चौकीदार बना देंगे। यानी आप ही इनके निगहबान बन जाएंगे, आप ही इन्हें सुरक्षा देंगे। समाज में कोई, हमारे समाज का व्यक्ति जब अपने अधिकार मांगेगा, आज जिस अस्तित्व तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बुलडोजर का अस्तित्व संवैधानिक रूप से खत्म है। जल्द ही ये बुलडोजर इनके छिप जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि बुलडोजर ज्यादा आगे ला पाए। बुलडोजर की एक समय सीमा है, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक बुलडोजर सामने है, नहीं बुलडोजर छिप जाएगा। तो सामने आएगा कौन? इसी अग्निपथ पर चले हुए हमारे अग्निवीर, जो हमारे लिए हमारे दुश्मन के रूप में तैयार किए जाएंगे। आज ये 4 साल, अभी आपने कैलाश विजयवर्गीय की बात सुनी भी होगी, उसने बोला है कि हम अपने भाजपा कार्यालयों में उन्हें चौकीदार रख लेंगे। अब बताइए, हमारे देश का एक सैनिक जिसे बहुत बड़ा सम्मान मिलना चाहिए, जिसे हमें खड़े होकर देख के सैल्यूट कर देते हैं, ये हरामखोर, ये कुत्ते, ये सुअर की औलाद अपने कार्यालय में उन सैनिकों को चौकीदार रखेंगे। ये इतने बड़े इनके रजवाड़े हो गए। इन्हीं रजवाड़ों को हमें समझना होगा, ये हरामखोर हमारे लिए कर क्या रहे हैं। तो आज ये चारों तरफ से हमारा शोषण कर रहे हैं और हम मूक दर्शक बने बैठे देख रहे हैं, और हम इन्हें ही घूमकर वोट भी कर रहे हैं। ये हमारे साथ खाना खा लें, हम बेवकूफ बन जाते हैं। हमारे साथ बैठ के खाना खाए, हम भावना में बह के इनको वोट दे गए। तो आप समझिए, आपकी चल अचल संपत्ति से कई गुना ज्यादा कीमत आपके वोट की है। इस महत्वपूर्ण बात को आप अपने भेजे में डाल लीजिए। जब तक आप आपका वोट सही व्यक्ति को नहीं दोगे तो आप इसी तरह जातिगत प्रताड़ना का शिकार होते रहोगे। आप वोट सही दगा दीजिए, सही लोगों का चयन करिए। बगल में छुरी मुंह में राम राम जैसे लोगों से सावधान होइए। वो आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता। हर बात वो बोल के करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आप अपनों को नहीं पहचान पाते। आपके अपनों के बीच में कोई व्यक्ति आता है और आपको जागरूकता और जागृति की बात करता है तो आपको नहीं समझ में आता। आपको बताता है कि हम ओबीसी एससी को एक हो जाना चाहिए, आपकी समझ में नहीं आता। हम सभी जातियां जो सवर्णों के द्वारा प्रताड़ित हैं वो सभी एक है, क्योंकि सबको वो एक ही डंडे से मार रहा है। प्रताड़ना का जो उसका मानक है वो सबके साथ एक जैसा है। समय का अंतराल हो सकता है, किसी के साथ आज, किसी के साथ कल, किसी के साथ परसों। तो आप ये बताइए, जब समान है तो आप अलग कैसे हैं? आप यादव पता नहीं किस ऐठन में घूम रहा है, वो क्षत्रिय बन रहा है,
कुर्मी अलग से, उसकी ऐंठन और है, वो अपना संगठन बना के जातिगत, उसकी ऐंठन अलग है, और मौर्य का उनकी भी ऐंठन अलग है। आखिर ये ऐंठन का फायदा किसको मिल रहा है? ये जातिगत जो ऐंठन आई है आपके अंदर, इसका फायदा किसको मिल रहा है? अरे भाई, आप सभी लोग रजवाड़े होके हो, आपने भारत की जो यहां पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, आपके परिवार के हुआ करते थे, लेकिन आज आपका खून इतना ठंडा हो गया कि यहां के जो आपके रजवाड़े हैं वो शांत खामोश बैठे हुए हैं, डरे हुए, और शासन कर रहे हैं जिन्होंने आपको लड़ाया, और आप सारे के सारे मस्त हैं जातिगत संगठन बना के। और कोई भी जातिगत संगठन अपनी जात की मदद करने के लिए नहीं आगे आएगा, केवल फेसबुक पे, ट्विटर पे लिख देगा, जो उस जाति का राजनीतिक लीडर है उसकी जिम्मेदारी थोप के, खुद आगे नहीं निकलेगा, अपने घर में बैठा रहेगा। वो भी ये जो जातिगत संगठन वाला है, जिस जाति का राजनेता होगा, चुनाव का लाभ ले रहा होगा, उसको कमेंट कर देगा कि ये घर में बैठे हुए हैं, इनको निकलना चाहिए। अरे भाई, आपने कहे संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष जाति के बने बैठे हो, आप नहीं निकलोगे? तो आप सभी जितने भी जातिगत संगठन बने हुए हैं, आप सभी निकलिए और समाज में समानता की बात करिए। जातिगत संगठन को मजबूत मत करिए। आपके जितने जातिगत संगठन मजबूत होंगे, आरएसएस का उतना भला होगा। आरएसएस को आप उतना ही मजबूत कर रहे हैं, यानी आप जातिगत संगठन बना के अपने ऊपर खुद ही शासन करने के लिए आरएसएस को, भाजपा जैसी गंदी पार्टियों को, नीच पार्टियों को आप परमिशन दे रहे हैं। तो अभी इसी विषय में हमारे जो अमित भंगी नागवंशी जी हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं साथ मेरे, अभी जो चर्चा हमारी चल रही थी, विनीत रावत के साथ जो घटना हुई, ये घटना आपने बताया, ये हम सभी के साथ हुई है, ये सच है, ये घटना हम सभी के साथ हुई है। यदि हमारा जमीर जिंदा है तो निश्चित तौर पर हमें जाग जाना चाहिए, या फिर हम मरे हुए लोग हैं। अब मरे हुए कौन से वो लोग हैं, ये तय कौन करेगा? ये तय करेगा हमारा वर्तमान संघर्ष का स्टेटस। हम संघर्ष के लिए निकल नहीं रहे हैं और संघर्ष की बात करते ही नहीं हैं। चुनाव के इर्द गिर्द हम जरूर जिंदा होते हैं। चुनाव के पहले, चुनाव में जब हम हारे थे, तो मेरे साथ बहुत से लोगों ने कहा था कि भैया मैं आपके साथ हूं, आप आगे बढ़िए। और जैसे ही चुनाव की गर्मी खत्म हुई, सारे शिथिल हो गए। अब संघर्ष फिर करेंगे, चुनाव नजदीक आएगा। हमारे नेता भी, हमारे वो भाई भी जो बड़े क्रांतिवीर हुआ करते थे, अब इनका सीना चौड़ा होगा चुनाव के समय। अभी आप लोग लग जाइए, केवल अपने बच्चों का पालन पोषण करिए, क्योंकि आपके बच्चों को गुलामी करनी है, इसलिए तैयार करिए उन्हें गुलामी करने के लिए। और जो जगे हुए हैं ये तो लगे रहेंगे, मेरे जैसे जैसे मैं लगा हुआ हूं, हमारे अमित भंगी जी बिल्कुल लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। आप कानपुर से चल के मेरे यहां आए हुए हैं खाली इसीलिए कि हम सामाजिक इस न्याय की गति को गति कैसे दें। तो उसी के विषय में सामाजिक न्याय के जो हमारी ये जो संगठन की जो प्रणाली है, ये कैसे हमारी आगे तय होगी, अमित जी आपको बताएंगे। भाई अचल सिद्धार्थ यादव जी, मुझे आपसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। आपके जोश और आपकी ऊर्जावान विचारों को सुनकर, महसूस करके मुझे भी बड़ी प्रेरणा मिलती है। एक बड़ी विडंबना है भाई अचल सिद्धार्थ यादव जी, एक ये सोचने वाली बात क्या है कि हमारा जो दुश्मन है हमको डेली 2 जूते मार रहा है जी। और बड़ी अच्छी बात यह है कि वो डेली हमारा दुश्मन हमको 2 जूते मार रहा है और हम डेली भूल जा रहे हैं जी। अभी जो भूलने की जो ये हमारी जो बीमारी है, ये साबित करती है कि हम अपने बहुजन नायकों के विचारों को कहीं ना कहीं हमने उनसे दूरी बना ली है। अगर हमारे बहुजन नायकों के विचारों को अपने मन मस्तिष्क में रखते, अगर अपने बहुजन नायकों के विचारों के आधार पर हम चलते, तो हम जरूर इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होते और उसके खिलाफ काम कर रहे होते। बोधिसत्व बाबा साहब जी ने कहा था भाई जी कि गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास करा दो, तो अपनी बेड़ियों को
तोड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ तो बात उल्टी हो चुकी है। हमारे बहुजन नायकों का त्याग व्यर्थ हो चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन हमारी आपकी ऐसी कोशिश रहेगी, इसको हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। एक बड़ी सोचने वाली बात, मतलब हमें बड़ी तकलीफ होती है कि अभी जैसे हमारे भाई विपिन रावत जी के साथ एक भेदभाव घटना हुई, तो पता क्या होता है, जैसे किसी वाल्मीकि भाई के साथ भेदभाव होगा तो हमारा चमार भाई क्या सोचेगा, अरे वो मेरे साथ कहाँ हुआ, वो तो वाल्मीकि भाई के साथ हुआ है। किसी चमार भाई के साथ भेदभाव होगा तो पासी भाई सोचेगा, अरे वो तो चमार भाई के साथ हो रहा है, हमारे साथ कहाँ हो रहा है। किसी पासी भाई के साथ भेदभाव होगा तो वाल्मीकि भाई कहेगा, अरे मेरे साथ कहाँ हो रहा है। इसी तरीके से हमारी अन्य जातियां जो है ये सोचती हैं कि हमारे साथ कहाँ हो रहा है, जबकि किसी एक जाति के साथ हो रहा भेदभाव ये सामाजिक रूप से इंगित करता है, ये संकेत होता है कि वो सबके साथ हो रहा है। अब इसी तरीके से हमारे ओबीसी भाइयों के साथ आ जाइए। जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भाई अखिलेश यादव जी का बंगला जब वो धोया गया, उनके साथ भी जातिगत आधार पे भेदभाव हुआ, मनुवादी व्यवस्था के आधार पे भेदभाव हुआ, उनको शूद्र समझ के उनका बंगला धोया गया। तो जब उनका बंगला धोया गया तो तब पटेल भाइयों ने सोचा, अरे वो तो यादवों के साथ हो रहा है, हमारे साथ कहाँ हो रहा है। पाल भाई सोच रहे हैं कि वो तो यादवों के साथ हो रहा है, हमारे साथ कहाँ हो रहा है। प्रजापति भाई सोच रहा है, सचान भाई सोच रहा है, कटियार भाई सोच रहा है, लोधी भाई सोच रहा है, अरे वो तो यादव भाई के साथ हो रहा है, हमारे साथ कहाँ हो रहा है। अरे तुम समझो मेरे नादान नासमझ भाइयों, वो किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा है, ये संकेत है कि आने वाले समय में ये आपके साथ भी होगा। ये संकेत है कि हम सब के साथ हो रहा है। अरे कब जागोगे भाई, जब हमारे हाथ से तो अब सब चला जा रहा है, सब चला गया। ले दे के हमारे पास ये कुछ सरकारी नौकरियां बची थी, ले दे के हमारे पास कुछ काम हमारे पास बचा था सरकारी नौकरियों के तहत। बाबा साहब जी ने अपने बोधिसत्व बाबा साहब जी ने अपने 4 बच्चों का त्याग किया, बलिदान किया, उससे जो हमें अधिकार उत्पन्न हुए, जो उन अधिकारों से जो हमारे लोग अधिकारी बने, वो आज अपना टीवी बीवी बच्चों में मस्त हैं। अरे हमारे हाथ से सब कुछ चला जा रहा है। अरे जाति आधार पे आप कब तक काम करोगे। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, हमारे आचार्य सिद्धार्थ यादव जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। भाइयों समझ लीजिए, अगर आप जाति आधार पे एक जगह बैठ के अपने जाति आधार पे विचार मंथन करोगे तो वो सामाजिक कार्य नहीं है। जब दो विभिन्न जातियां, कई विभिन्न जातियां एक साथ बैठ के किसी संगठन में कार्य करती हैं, किसी योजना के तहत किसी एक लक्ष्य के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए काम करती हैं, तो वो सामाजिक कार्य कहलाता है। किसी एक जाति के हित के लिए यदि आप काम कर रहे हो तो आप ये जान लीजिए आप मनुवादी व्यवस्था को और सुदृढ़ कर रहे हो और मजबूत कर रहे हो। हमारे बहुजन नायकों ने किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया। हमारे बोधिसत्व बाबा साहब जी महार समाज से आते थे, क्या उन्होंने केवल महार समाज के लिए काम किया? उन्होंने पूरे भारत के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए काम किया, उन्होंने पूरे भारत के ओबीसी कम्युनिटी के लिए काम किया, उन्होंने पूरे भारत की जो हमारी सम्मानित माताएं बहनें उनके लिए काम किया। क्या बताइए, आजादी से पहले प्यारे भाइयों आप बताइए, क्या आजादी से पहले क्या हम इस तरीके अपनी कभी बात रख सकते थे? आज एक हमारे यादव भाई हमारे साथ बैठे, मैं वाल्मीकि समाज से बैठा हूं। आज ये सामाजिक चेतना का कार्य हम दो विभिन्न जातियों के लोग कर रहे हैं, तो अभी आप भी सोच रहे हो कि मैं जाति की बात कर रहा हूं। प्यारे भाइयों ये बात जान लीजिए, महामानव मानवर कांसीराम साहब जी ने कभी भी जातियों की बुराई नहीं की। महामानव कांसीराम साहब जी ने हमेशा जातियों को जोड़ने का काम किया है, हमेशा जातियों के एक माले में पिरोने का काम किया है। हमें जातियों को खत्म करने की बजाय, जातियों को दूर करने की बजाय जातियों को जोड़ने का काम करना पड़ेगा। मैं कानपुर से चल के आया, हमारे क्रांतिकारी भाई आचार्य सिद्धार्थ यादव जी ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, अपने हाथों से सुबह मुझे चाय पिलाई। ये बहुजन एकता का काम है। हम जब तक इस तरीके का कार्य नहीं करेंगे, जब तक ओबीसी समाज की जातियां हमारे शेड्यूल कास्ट की जातियों के साथ मिल बैठकर, अगल बगल बैठकर जब तक हम लोग विचार मंथन नहीं करेंगे, एक साथ बैठ के खाना पीना विचार मंथन नहीं करेंगे, तब तक ये जान लीजिए घर बैठे आप बैठे रहिए, मैं भी घर बैठा रहूँगा। ये तो जोश दिखाया हमारे भाई आचार्य सिद्धार्थ यादव जी ने, एक इनके अंदर
पेरियार ललित सिंह यादव जी का ब्लड है, खून है, इनके अंदर माता भंगी जी का खून है, इनके अंदर दीना भाना वाल्मीकि जी का खून है, इनके अंदर छत्रपति साहू जी महाराज जी का खून है, इनके अंदर राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले जी का खून है। कि बुलाते हैं, अरे अमित भंगी नागवंशी आओ आओ मेरे साथ बैठो, हम तुम्हारे साथ चर्चा करना चाहते हैं, आओ मेरे साथ खाओ, मेरे साथ बैठो, चर्चा करो। ये सामाजिक एकता का कार्य हो रहा है। कोई तो गले लगाया के राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले जी ने, प्यारे भाइयों, उनके साथ जब जाति आधार पे भेदभाव हुआ, वो तो माली समाज से आते थे, ऐसा नहीं वो छोटे मोटे गरीब घर के थे, नहीं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले जी बहुत मजबूत फैमिली से थे। उनके साथ जब जाति आधार पे भेदभाव हुआ, जब अपने किसी वो ब्राह्मण मित्र के यहाँ गए, जब उनको वहां से निकाला गया, तब उनको जाति आधार पर जब भेदभाव हुआ तो उनको बड़ा दुख हुआ, उनको ये लगा कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। वो अपना राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले जी अपने जीवन का त्याग करने जा रहे थे। उन्होंने वहीं उस समय गले में मटकी टांगे हुए, पीछे झाड़ू बांधे हुए अछूतों को देखकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले जी ने महसूस किया कि मेरे साथ जरा सा भेदभाव हुआ तो मैं इतना परेशान हो गया, मैं इतना व्यथित हो गया। ये हमारे अछूत भाई, जिनके साथ हजारों सालों से जाति आधार पे इनको बिल्कुल समाज से काट के रख दिया है, इनको उस भेदभाव में खुशी महसूस हो रही है, इनको उस भेदभाव की आदत पड़ गई है। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले जी ने यह प्रण लिया कि अब मैं इन अछूत समाज के लिए काम करूंगा, मैं इनकी शिक्षा के लिए काम करूंगा, मैं इनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए काम करूंगा। तो देखो, हमारे एक ओबीसी समाज के महामानव, महापुरुष, जो कि बोधिसत्व बाबा साहब जी के सामाजिक और राजनीतिक गुरु भी थे, उन्होंने एक ऐसी सामाजिक न्याय की आग जलाई कि आज उसी की प्रेरणा को लेकर बोधिसत्व बाबा साहब जी ने उनके मिशन को आगे बढ़ाया। फिर महामानव मानवर कांशीराम साहब जी ने बोधिसत्व बाबा साहब जी के विचारों को आगे लेके चले आए। आज उन्हीं विचारों से प्रेरित होकर हमारे भाई अचल सिद्धार्थ यादव जी इस मिशन और इस कारवां को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे भाइयों, राजनीति अपनी जगह है। आपको जिस पार्टी को वोट देना है, जिस पार्टी को वोट करना है, जब वोट चुनाव आएगा तो आप वोट करिएगा। आप जिसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप बनाइए। अरे लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, SC ST OBC के भाइयों, ये हमारे बहुजन नायकों का जो आंदोलन है, इसको क्यों रोक रहे हो? इस राजनीति के चक्कर में, इस वोट के चक्कर में आप बहुजन नायकों के विचारों को क्यों रोक रहे हो? उनके आंदोलन को क्यों रोक रहे हो? मैं लोगों को सुनाऊं, अरे मेरे नेता की बुराई मत करो, अरे मेरे फला नेता की बुराई मत करो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा। इसलिए आप जिस अपने जातिगत नेता को प्यार करते हो, आप जिस जातिगत नेता की पार्टी को लगाव रखते हो, आप वोट करो जब भी 5 साल बाद वोट आएगा। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो हमारे बहुजन नायकों का जो आंदोलन मर रहा है, सिसक रहा है, प्यारे भाइयों, जिंदा करो, उसे जिंदा करो। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई रसिया से नहीं आएगा, कोई अमेरिका से नहीं आएगा इस आंदोलन को चलाने के लिए। भाई अचल सिद्धार्थ यादव जैसे भाई, सब कुछ इनके पास है, क्या कमी इनके पास है? लेकिन इनके अंदर दर्द है, इनके अंदर वेदना है कि नहीं, मुझे SC ST OBC समाज को और इन बहुजन नायकों के विचारों के आधार पर चल के इस समाज को एक दिन हमें एक कर देना है। प्यारे भाइयों, ये जो घटना लखनऊ में हुई है, ये तमाचा केवल एक समाज पे नहीं है, ये पूरे SC ST OBC समाज पर एक धब्बा है। ये किसी एक हमारे भाई पे नहीं थूका गया है, ये पूरे SC ST OBC समाज के ऊपर थूका गया है। ये एक सांकेतिक घटना है। ये हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, हम हिंसा का विरोध करते हैं। लेकिन हाँ, यदि कमजोर समाज को शक्ति का निर्माण करना है तो वो शक्ति का निर्माण इस संगठन के माध्यम से हो सकता है, ऐसे लोगों के साथ उठ बैठकर हो सकता है जिनके पास हमारे बहुजन नायकों के विचारों
का एक तेज हो, एक ऊर्जा हो, उनके साथ उठिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ काम करिए। राजनीतिक रूप से आप निकाल दीजिए कि आपका राजनीतिक रूप से जाति आधार पे आपका कोई नेता है, कोई आपका भला करेगा, ये दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। बोधिसत्व बाबा साहब जी ने कहा है, जिस दिन मेरे और देश हित की बात आएगी तो मैं देश हित को सर्वोपरि रखूंगा, लेकिन जिस दिन देश हित और समाज हित की बात आएगी तो मैं मेरे समाज हित की विचारधारा को समर्थन करूंगा। तो प्यारे भाइयों, समाज मजबूत होगा, समाज के लोग मजबूत होंगे, समाज में निःशुल्क शिक्षा होगी, समाज में निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा होगी, समाज में विज्ञान होगा, समाज में तर्क की एक विचारधारा आगे बढ़ेगी, तो हमारा देश भी मजबूत होगा, हमारा विश्व भी मजबूत होगा। प्यारे भाइयों, मुझे वर्तमान समय में एक भी नेता ऐसा नहीं दिख रहा है जो इस फुले साहू पेरियार अंबेडकरी वैचारिक आंदोलन को आगे बढ़ा सके। एक भी नेता मुझे नहीं दिख रहा है। और जो भी नेता अगर दलित समाज या ओबीसी समाज का निकल के आ रहा है तो उनका आप समर्थन करिए, लेकिन उसको जांचिए, परखिए, समझिए कि वो हमारे बहुजन नायकों के विचारों के आधार पर है कि नहीं है। एक बबलू कुमार हैं, लिख रहे हैं, क्या यादवों को समझाया जा सकता है? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? मैं क्या आपको यहाँ क्या बेवकूफ़ लग रहा हूँ क्या? या मैं तुमसे वोट मांगने आ रहा हूँ बबलू भाई? लिखने से पहले थोड़ा सोचा करिए। हमारे अमित भाई हैं, ये कल से मेरे साथ हैं और इन्हीं की जुबानी सुनिए कि कल यहाँ कितने यादव आए थे जो इसी मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है तो पहले संपर्क बनाइए, साथ जुड़िए, तब अपना ये जो विचार है बेमनसता फैलाने वाला, ये सामने तब लाइए। बोलने से पहले थोड़ा सोचा करिए या व्यक्तिगत बात किया करिए। आप लोग टांग खींचने का काम बहुत अच्छा करते हो, या फिर तुम दुश्मनों के साथ बिके हुए चमचे हो, ये स्पष्ट आप करो। क्योंकि सबसे पहले आपको बात करना चाहिए। यादवों को समझाना बहुत आसान है। आज हमारे साथ जितने साथ काम कर रहे हैं, अमित भाई कल उनके साथ बैठ के रात का भोजन किए हैं। आप इनसे पूछिए। अगर मैं बोलता हूं तो बड़बोलापन है, लेकिन जब अमित जी आपको बताएंगे तो आपको पता लगेगा कि सच्चाई क्या है, ये क्यों मेरे साथ काम करने के लिए जुटे। ये तो दूर दूर बैठे, दूर के ढोल सुहावन लागे तो लोग सुनते हैं। तो इन सब चीजों को आप आइए, पहले करीब से जानिए और देखिए। बोल के टांग खींचने का, हौसला गिराने का काम मत करिए। ये आपने बहुत कर लिया, इसी की वजह से आज हम लोगों के मुंह पे थूक दिया जा रहा है। डब्लू भाई, आप पर भी थूका गया है। आप जो विचार बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करिए। या मनवादियों के गुलाम हैं तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। मैं जानता हूं कि चमचे टांग खींचते हैं, वो खींचते रहेंगे, उनकी आदत है। साथ नहीं दे सकते लेकिन टांग खींच सकते हैं, मैं जानता हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, आप ऐसे बोलते रहिए। यदि आपको लगता है कि यादव नहीं समझाए जा सकते तो आपके बस की बात नहीं है कि आप भी समझा लेंगे उन्हें। आप आइए, हम साथ मिलकर समझा सकते हैं, क्योंकि हम समझा रहे हैं। तो अमित जी आपको बताएंगे। थोड़ा सा आपको, वैसे मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आपको ब्रीफ करूं, इसके बारे में बताऊं, लेकिन अमित जी थोड़ा सा बताएंगे। कल ये दोपहर से ही मेरे साथ हैं, साथ में इनके साथ कितने लोगों ने रात में भोजन किया है और वो कौन थे, आप बताइए। आदरणीय बबलू भाई, आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं समझ सकता हूं कि आपके जो विचार हैं ये आपके अपने नहीं हैं, ये मनुवादियों के विचार हैं जो आपके अंदर लगातार अभ्यास से ये बातें आपके अंदर आई हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप समझिए, नज़दीक आने की कोशिश करिए भाई अचल सिद्धार्थ यादव जी के। मैं कानपुर से चल के आया हूँ। मैं पिछले एक दिन से मैं भाई जी के साथ हूँ। यहाँ पर पूरा मोहल्ला, पूरा गांव और यहाँ तक कि पूरे बहुजन समाज के हमारे भाई लोग कल उपस्थित थे। मैं तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आता हूँ।
और बड़ी प्यारी बात मुझे ये लगी कि हमारे ओबीसी भाई मुझे खाना खिला रहे थे। बबलू भाई, हमारे ओबीसी भाई हमको खाना खिला रहे थे। हमारे ओबीसी भाई कह रहे थे अरे और लो भाई, अमित प्यारे भाई और खाइए। उनकी थाली में कम पड़ गया, लेकिन मेरी थाली में खाना रोटी सारी व्यवस्था हमारे लिए इन्होंने की। ये आप कैसे लोग हैं भाई? आपके चारों तरफ बैठ खाना कौन खा रहा था? है हमारे साथ सभी हमारे ओबीसी भाई बैठे, हमारे ज्यादातर यादव भाई हमारे साथ बैठे रहे। ये कैसी बात आप कह रहे हैं? कृपया आपसे निवेदन है कि आप अपने विचारों को बदलें। अगर आप ओबीसी भाई हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, तो बहुत जल्द ऐसी विचारधारा को लात मार दीजिए। इन विचारों से दूर हो जाइए। बहुत प्यार करते हैं हमारे यादव भाई, हमको दिल से लगा के रखते हैं मुझे। और समझ लीजिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक सच्चाई, एक कड़वी सच्चाई है। मैं जिस जाति समुदाय से आता हूँ वो इस SC ST OBC समाज का सबसे निचला तबका है। सफाई पेशा समाज से मैं आता हूँ। और अभी कमरा देख लीजिए, मेरे लिए कूलर लगा के रखा हुआ भाई जी ने, ऊपर पंखा चल रहा है, बढ़िया फ्रिज की व्यवस्था है। किसके लिए? मैं एक सफाई पेशा समाज से आता हूँ, मेरे लिए। मुझे कोई दिक्कत ना हो यहाँ सोने की, उठने बैठने की। खुद पानी की व्यवस्था करते हैं भाई अचल सिद्धार्थ यादव जी। प्यारे भाइयों, बहुत जल्दी हमारे बहुजन नायकों के विचारों को अपना लो। आज यही कारण है इस देश में जो भी कुछ गलत हो रहा है वो हमारे विरोधियों की वजह से नहीं हो रहा। लाई तो खा ली हमने, लेकिन उनके एहसानों का उनका कर्जा नहीं चुकाया। आज देख लो क्या हो रहा है। 4 साल की भर्ती होगी सेना में। हमारे सारे सरकारी कार्यालय, सारे हमारे सरकारी विभाग बेच। कहाँ जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हैं आप अपने आने वाली पीढ़ी को? और आप कह रहे हो कि यादव समाज को समझाया जा सकता है, क्या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? अरे आप ये गंदे विचारों से दूर हो जाइए। आपसे निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं भाई। नज़दीक आइए, फोन करिए, मिलिए, उठिए, बैठिए। बिना देखे नहीं बोलना चाहिए, बिना समझे नहीं बोलना चाहिए। हम बेवकूफ़ बनाने नहीं आए हैं, हम बेवकूफ़ बनाने नहीं आए हैं, हम समाज बनाने आए हैं। और जब तक अगर कोई व्यक्ति निकला हुआ है इस काम को करने के लिए कि हम समाज बनाने की बात करते हैं, हम भेदभाव ख़त्म करने की बात करते हैं, तो हमें उसका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। और स्वागत करने के साथ साथ हमें उसकी निगरानी भी करनी चाहिए। आप निगरानी करिए, आप आइए, हमें जानिए, हमें देखिए, हमें समझिए। और अगर आप भाजपा या RSS के एजेंट हैं या आप उनकी IT सेल के मेंबर हैं, तो मेरे मुंह से थोड़ी भाषा अभद्र सी निकलती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने भी अभी आपको जाना नहीं। हो सकता है कि आप किसी यादव को समझा रहे हो और वो ना समझा हो, तो निश्चित तौर पर आप यादव को नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि यादव को समझाना आसान काम नहीं है। क्योंकि यादवों को उनके जाति में भगवान का जन्म करा दिया गया है, ये कठिन काम है। लेकिन वो व्यक्ति ही क्या जो कठिन काम ना करे, तो मैं उस कठिन काम को कर रहा हूँ। तो हमारे लोग केवल सोए हुए हैं, गुमराह किए गए हैं। केवल हमें बताना है कि उन्हें सही राह क्या है। आज जिस तरह से अम्बेडकर मूवमेंट को, अम्बेडकराइट मूवमेंट को यादव स्वीकार कर रहे हैं, इस तरफ जुड़ रहे हैं, जैसे ही असलियत पता लगेगी आपको एक दिन लगातार आपके अड़ोस पड़ोस में भी लगेगा, महसूस होगा कि यादव कितनी तेज़ी गति से बदल रहा है, परिवर्तन कर रहा है। क्योंकि यादव जो हैं वो अन्याय को सहते नहीं हैं। अन्याय यादव सहन नहीं कर सकता, ये तय है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस दिन सच्चाई पता लगी कि यादवों को कितना बड़ा गुमराह किया गया, यादवों को कितना मूर्ख बनाया गया है, जिस दिन ये यादवों को एहसास हो गया, आप निश्चित तौर पे अपने अगल बगल भी परिवर्तन ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन महसूस करोगे। क्योंकि
आज जो समाज में जगाने का काम मैं लगातार जारी है। मैं यही नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में बैठा हूँ, आपके इसी आईडी पे मध्य प्रदेश भोपाल के यादव भी जुड़े हुए हैं जो आप लोगों को जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम के पीछे यादव नहीं लिखा है। इसलिए लिखा है कि आप ही लोगों ने आग्रह किया कि आप यादव ना लिखिए। तो ये जो समाज में बदलाव की प्रक्रिया है, हमारे साथ बहुत से साथी इसमें जुड़े हुए हैं जो यादव अपने नाम के पीछे नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन ये सवाल लोगों का आता है कि आपने यादव लिखा हुआ है, जब आप बुद्धिस्ट मार्ग पर चल रहे हैं तो यादव क्यों लिखा हुआ है? यादव इसलिए लिखा हुआ है कि यादव आप बताकर दिखाकर कि एक यादव भी कैसे बुद्धिस्ट विचारधारा पे चलता है, ये दिखाने के लिए केवल लगा रखा है, अपने लोगों को दिखाने के लिए कि हम गुमराह किए गए हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अब जाग जाओ, हमें गुमराह करके ये हम पे सत्ता बनाए हुए हैं। तो हमारे नवीन कुमार भी जुड़े हुए हैं, नवीन कुमार जी भी यादव हैं। अब आप बताइए, बदले नहीं हैं, ये नास्तिक हैं, नवीन कुमार जी नास्तिक हैं, तो ये बदले हुए हैं। ये जब नहीं बदल सकते, इन्हें कोई समझा नहीं सकता, आप जब हमसे दूर भागेंगे तो हमें कैसे समझाएंगे? हमें हमारे साथ उठो बैठो, जो समझा है पहले उसके साथ आ जाओ। मैं अगर ऐसी बात कर रहा हूं कि समाज को समझाना चाहिए, समाज को जानना चाहिए, तो साथ उठना बैठना पड़ेगा। दूर से ताने कसने से क्या बदलाव समाज में होगा? आप दूर बैठे रहिए, ताने मारते रहिए कि यादव ही हमारा सबसे ज्यादा प्रताड़ना करता है, यादव ही हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। अरे भाई, जो यादव समाज में निकला हुआ है, 85 की बात कर रहा है, बहुजन की बात कर रहा है, आप उसके साथ जुड़ो। जब आप उसके साथ जुड़ोगे तो आपके करीब में जो यादव आपको परेशान कर रहा है, हम लोग चलेंगे उनके यहाँ, उनसे बात करेंगे कि भाई साहब आप क्यों परेशान कर रहे हो, ये तो हमारे साथी हैं, ये तो हमारे ही अपने परिवार के लोग हैं। तो पहले जरूरत इस बात की है, हम साथ उठे बैठे। ये ताने मारने वाला, उलाहना देने वाला काम बंद करिए। जब तक हम उलाहना देने का काम करते रहेंगे, आपसी वैमनस्यता की खाई को खोदते रहेंगे। बुरे लोग हर जाति में नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो पहले आप उन अच्छे लोगों को अपने करीब जोड़िए, वही अच्छे लोग इन बुरों को सुधारेंगे। क्योंकि हमारा समाज बिगाड़ा गया है, हमारे समाज को गुमराह किया गया है, तो गुमराह वाले लोगों को हमें समझाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। आप एक व्यक्ति को लगातार गुंडा गुंडा कहते रहिए, निश्चित तौर पर 10 दिन में आपको गुंडा मिलेगा। आप उसको राजा राजा कहते रहिए, देखिए उसके अंदर रजवाड़े के गुण आ जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि जब समाज में हमारे लोग, आप देखते हैं वैदिक गुंडे आज आपको पीटते हैं, वो नहीं दिखाई देते, उनके खिलाफ आप FIR नहीं करते डर के मारे, लेकिन आप आसानी से और जातियों के ऊपर जाके तट से मुकदमा कर देते हैं। तो पहले हमें एकजुट होके जो जागरूक लोग हैं उनके साथ जुड़कर हमें ये करना होगा, इन वैदिक गुंडों का सफाया करना होगा। आज जरूरत समाज में ये है, और आप सभी एकजुट होइए, एकजुट होकर ही हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, उलाहना और ताने मारने से कभी नहीं। तो लीजिए जरा बस अभिवादन के तौर पर अमित जी आपसे थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद मैं भी आपसे विदा लूंगा, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, क्योंकि दिन का काम होता है, सब अपने ड्यूटी पे जाते हैं। तो अमित जी। प्यारे इस लाइव में जुड़े हुए सभी भाइयों से फिर से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि किसी भी पूर्वाग्रह में मत आइए। किसी के बारे में विचार रखने से पहले एक बार उस व्यक्ति के साथ जुड़कर को तो देखिए भाई, जुड़िए तो, मिलिए तो आके आप।
बिना जुड़े, बिना मिले, बिना बात किए किसी कल्पना के आधार पे आप कोई बात कहने लगते हैं, गलत बात है। अरे आप बुद्धिस्ट हैं, बोधिसत्व बाबा साहब जी को मानते हैं, पहले जानो छानो मानो, मिलो तो आके पहले। प्यारे भाइयों, इस देश में एक गलत मानसिकता, एक गलत ट्रेंड चलाया जा रहा है। अभी अभी भाई अचल सिद्धार्थ यादव जी के साथ बैठ के आपसे चर्चा के दौरान अभी मेरे मन में एक बात आई है, देशभक्ति क्या है। देशभक्ति क्या है, मैं थोड़ा उस पर दो बातें रखना चाहता हूं। साथियों, बोधिसत्व बाबा साहब जी का संविधान मैंने जितना भी अध्ययन किया है या जितना भी मैं पढ़ पाया हूं, उस आधार पर देशभक्ति क्या है समझिए आप। संविधान के आधार पे जो बोधिसत्व बाबा साहब जी ने जो संविधान हमको दिया है, उस आधार पर देशभक्ति क्या है समझिए। देश के लिए जान देना देशभक्ति नहीं है। देश के लिए जान देना देशभक्ति नहीं है। देश के लोगों के लिए, देश के बच्चों और बच्चियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना देशभक्ति है। देश के लोगों के लिए, देश के बच्चों और बच्चियों के लिए निःशुल्क, देश के लोगों के लिए, देश के बच्चों और बच्चियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था करना सच्ची देशभक्ति है। देश के लोगों में, देश के युवाओं में, देश के बच्चों और बच्चियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना ही देशभक्ति है। देश के लिए मरना ही देशभक्ति नहीं है भाइयों। दिमाग साफ कर लीजिए अपना भी, और मैं भी अपना दिमाग साफ कर लूं। संवैधानिक आधार पे सोचना शुरू कर दीजिए। नहीं तो मैं तो शेड्यूल कास्ट से आता हूं, मैं तो भंगी समाज से आता हूं, मैं तो सफाई पेशा समाज से आता हूं। मेरा क्या होगा? मैं भी एक आने वाले समय में जो व्यवस्था चल रही है, मैं भी पीछे झाड़ू बांध लूंगा और आगे मटकी टांग लूंगा। आज यहाँ आपके साथ बैठ के भाई, हमारे क्रांतिकारी भाई अचल सिद्धार्थ यादव जी के साथ बैठ के जो मैं टोपी लगा के, कैप लगा के बात कर रहा हूँ, इस पर मत जाइएगा। ये अधिकार, ये जो अधिकार मिला है ना, ये भी हमें संवैधानिक अधिकार मिला है। आज ये आपको थोड़ी बहुत जो रंगबाजी दिख रही है ना, जो भी मैं यहाँ बैठ के भाई अचल सिद्धार्थ यादव जी के साथ बैठ के बात कर पा रहा हूँ, ये हमारे बहुजन नायकों के त्याग और बलिदानों की वजह से है। ये मेरी वजह से नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। ये पेरियार लले सिंह यादव जी ने त्याग किया है। ये पेरियार ईवी रामास्वामी जी ने त्याग किया, जो पाल समाज के थे। पेरियार लले सिंह यादव जी यादव समाज से थे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी सैनिक समाज से थे, ओबीसी समाज से थे। महामानव बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ओबीसी समाज से थे। महामानव रामसु वर्मा जी ओबीसी समाज के थे। छत्रपति साहू जी महाराज जी कुर्मी समाज से थे, ओबीसी समाज से थे। अरे जब मैं सफाई पेशा समाज से आने वाला, जब मैं ओबीसी समाज के महानायकों के बारे में जानता हूं, अरे ओबीसी समाज के भाइयों, आप तो हमसे ज्यादा योग्य हो, हमसे ज्यादा समझदार हो यार, हमसे ज्यादा जो अच्छी समझदारी आप दिखाओ ना, आप आगे आओ। मेरे जैसे भंगी भाइयों को गले लगा के दिखाओ, जैसे हमारे भाई अचल सिद्धार्थ यादव जी ने मेरे जैसे भंगी भाई को गले लगा के दिखाया, वो बगल में बैठा हुआ हूं। क्या बात करते हैं, कहां सोचते हैं आप? सोचने समझने का तरीका बदल लीजिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विचारधारा के आधार पे सोचना शुरू कर दीजिए। ये देश चलेगा बहुजन आधार, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा के आधार पे। तथागत बुद्धा जी ने कहा है, चरक्त भिक्षवे चारिकंग, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अथानु हिताय लोकानुकंपाय, आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। जो विचार अंत में कल्याणकारी है, जो विचार प्रारंभ में कल्याणकारी, बुद्धा कह रहे हैं मेरी कोई औकात नहीं है, शून्य हूं, जीरो हूं। बुद्धा भी ओबीसी समाज से थे, जिन्होंने पूरे विश्व में धम्म का प्रचार प्रसार कर दिया। चलो बुद्धा की ओर, चलो बुद्धा के विचारों की ओर।
प्यारे ओबीसी भाइयों, जब मेरे जैसे भंगी को ये बातें समझ में आ सकती हैं तो आप ओबीसी भाई हमारे ओबीसी बहुजन नायकों के बच्चे हैं। आप लोग तो ओबीसी समाज के भाइयों, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस देश को बचा लो, इस समाज को बचा लो। अपने ओबीसी समाज के जो महानायक हुए हैं, जान गए हमारे ऐसा सिद्धार्थ भाई, तो ओबीसी समाज के महानायकों विचारों को आगे बढ़ाने का प्रण कर चुके हैं कि मुझे ओबीसी नायकों के विचारों को स्थापित करके रहना है इस देश में। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मतलब इस देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मतलब इस देश में जिनकी संख्या ज्यादा है, जो बहुत लोग हैं इस देश में, उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। ये बात बुद्धा ने 2500 साल पहले बोल दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लीजिए हमारे क्रांतिकारी भाई ऐसा सिद्धार्थ यादव जी के विचारों पर चले, बात को समझिए। आप अभिवादन कर लीजिए। खत्म किया, बैटरी ऑफ होने वाली है। प्यारे साथियों, इस देश का सर्वोपरि है इस देश का संविधान, इस देश में सर्वोपरि है इस देश की बहुजन समाज। तो प्यारे भाइयों, सभी को जय बहुजन राष्ट्र, जय विज्ञान, जय संविधान। और इस देश को हमें सम्राट अशोका का, इस देश को हमें तथागत बुद्ध का अखंड भारत का निर्माण करना है, उनके सपनों को पूरा करना है। आइए, हमारे राष्ट्रीय संयोजक भाई अच्छा सिद्धार्थ यादव जी हैं, आप फ़ोन करिए हमारे भाई जी को, जुड़िए, मिलिए और इस अखंड भारत के मिशन में अपना सहयोग करिए। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।